हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने फिजिक्स के पहले चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। देखते हैं हम लोग। जो अगला टॉपिक हमारा है फर्स्ट चैप्टर में, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुल आवेशों के बीच बल। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, कूलाम का नियम पढ़ा था, जो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन अगर कहीं पे किसी निकाय में दो या दो से अधिक बल हैं, दो बल तक तो कूलाम का नियम फॉलो करता है, लेकिन अगर दो से अधिक बल हैं तो फिर वहां पर कूलाम का नियम किसी एक बिंदु पर उन निकाय में स्थित एक से अधिक आवेशों में से किसी एक बिंदु पर या किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या है, देखिए, कूलाम का जो नियम होता है वो केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू होता है, परंतु यदि दो से अधिक या अनेक आवेश किसी निकाय में हो, जैसा आपके सामने चित्र में दिया हुआ है, आवेश किसी निकाय में हो तो उसमें लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या कूलाम के नियम से नहीं की जा सकती। अब देखिए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इस अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से हम निकायों के अनेक आवेशों के निकाय में से किसी एक निकाय पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं। अब देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है बच्चों। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश, जैसे सामने फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Qn आवेश है, तो अनेक आवेश हैं, दो से अधिक आवेश हैं। तो इस स्थिति में यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगर हमें ये दिखाना है, दर्शाना है कि कैसे क्या होता है, तो देखिए, माना किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 Qn आवेश हैं। माना Qn पर वैद्युत बल ज्ञात करना है तथा Q2 Q3 Qn के सापेक्ष Q1 के स्थित सदिश क्रमशः R12
ये देखिए बच्चों, R12 कैप, ये देखिए Qn के का R1 कैप और R1n कैप और R13 कैप, या फिर आप कह सकते हैं R13 कैप या फिर R कैप 13, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, हैं R112 कैप, फिर R13 वेक्टर R13 डॉट डॉट वेक्टर R1n हैं। तब आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला, Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों, F12 वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कैप अपान Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और R21 कैप। इसी प्रकार ये देखिए F12 कैप इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R21 कैप। इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण, अगर यहाँ पे क्या लिखा जाए, आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, F13 वेक्टर F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर Q1 तो रहेगा ही, लेकिन अब बल यहाँ दूसरा क्या था, Q3 था आवेश, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q3 अपान R13 का स्क्वायर और R31 कैप। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार जैसे Q3 के कारण है, वैसे ही Qn के कारण, किसके कारण, Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों, F1n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, Qn अपान क्या हो जाएगा बच्चों, Qn अपान क्या हो जाएगा, R1n स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। तो अब देखिए बच्चों, किसके कारण हो गया, ये देखिए Q1 पर लगने वाला आवेश Q2 के कारण, फिर Q1 पर लगने वाला आवेश Q3 के कारण, फिर Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो अब इससे हमें क्या मिलता है, अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार, अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों के कारण Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे देखते हैं इसमें फिर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 कैप प्लस वेक्टर F13 कैप प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n तक। तो देखिए सबके मान हमने निकाले, F12 का निकाला, F13 का निकाला, F1n का निकाला। ये मान हम इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 इक्वल टू सबकी वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R21 कैप
प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर और R31 कैप प्लस डॉट 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 1/4πε0 Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर Rn1 कैप। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। देखिए 1/4πε0 और Q1 देखिए सब में है। देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, अगर हम इसको कॉमन ले लें तो देखिए अब यहाँ क्या बचेगा आपके पास Q2 अपान R12 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R13 स्क्वायर और यहाँ पे देखिए R21 कैप, यहाँ पे क्या है R31 कैप प्लस डॉट 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 यहाँ क्या बचा Qn अपान R1n स्क्वायर Rn1 कैप। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका Q1 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल। तो ये होता है बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर? कहीं पे कोई समस्या? इसी तरीके से अगर हम अभी यहां हमने Qn के लिए निकाला है, इसी तरीके से अगर हमें Q2 के लिए निकालना हो, किसके लिए निकालना हो? Q2 के लिए निकालना हो तो अन्य सभी को हम इसी तरीके से कर लेंगे। Q3 के लिए निकालना होगा तो Q3 के लिए कर लेंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि किसी निकाय में जैसे कोई Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हैं, तो अगर माना Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है तब Q2 Q3 Q1 के सापेक्ष Qn के स्थित सदिश मान लेंगे। इसी तरीके से अगर Q2 होगा तो बाकी हम Q1 Q3 Qn के स्थित सदिश किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष मान लेंगे। क्लियर? ये है आपका बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है, क्या है? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों हम जानते हैं दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यरत, आवेशित वस्तुएं होंगी तो जाहिर सी बात उनके बीच क्या काम करेगा? वैद्युत बल कार्य करेगा। तो जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बल होता है उसकी तुलना अगर हम उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से करते हैं तो देखिए निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला आपका जो वैद्युत बल होता है ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो जब आवेश दो प्रकार के होते हैं तो जाहिर सी बात है जो वैद्युत बल होगा वो भी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये सिर्फ आकर्षण बल ही इसमें होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता है क्या होता है, यहां पर आपको पता है द्रव्यमान जो होते हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भरता, जो वैद्युत बल होता है इसकी आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भरता रहती है। कहने का तात्पर्य है कि आवेशों के बीच के माध्यम पर वैद्युत बल निर्भर करते हैं, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। आवेश क्या? द्रव्यमानों के बीच। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमानों के बीच किस पर? माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट आपका जो वैद्युत बल होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं। जो वैद्युत बल होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो दो प्रोटॉनों के बीच, अगर दो प्रोटॉनों के बीच हम ले लें तो दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा लगभग कितना? 10⁻36 गुना होता है। अब आप इसकी प्रबलता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो इलेक्ट्रॉनों के लिए लिया जाए, किसके लिए लिया जाए? दो इलेक्ट्रॉनों के लिए,
तो क्या होगा, जब दो इलेक्ट्रॉनों के लिए इसकी तुलना की जाएगी तो जो यही वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻43 गुना तक हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो अब आपकी समझ में आया कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करने पर वैद्युत बल प्रबल होते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। क्लियर?